Good afternoon, everyone. This is a fast track revision based on the topic incorporation of companies. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस टॉपिक ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिवाइज एंड यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी. किसी ना किसी दिन आप अपने घर की कंपनी, अगर फैमिली बिजनेस आपकी कंपनी फॉर्म में होने जा रहा है, तो वहां पर भी आप हेल्प कर सकते हैं. ओके, हमने इस क्लास को लिया था, एक डिटेल्ड क्लास हुई थी. उसके अलावा हमने सीएस वाले बच्चों को वर्कशॉप करवाया था कि कैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है. एंड मैं आपको, अगर आप सीए या सीएमए कर रहे हैं, उस वर्कशॉप का लिंक भेज दूंगा, जो एग्जाम के लिए नहीं है, बट रवि वर्मा सर आपको वर्कशॉप कराए थे, प्रैक्टिकली पूरा फॉर्म फाइलिंग दिखाए थे. दिस इज जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज अपग्रेडेशन. Anyways, this class is talking only about the fine points related to incorporation. सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि which forms are required for incorporating a company, this is the popular question you get in the exam, तो आपके सामने नजर आ रहा है SPICE plus form. This is the main form for incorporation. This is, what is SPICE, sir? Simplified Proforma for incorporating companies electronically. तो SPICE plus form, that is INC 32, this is the main incorporation form. और साथ में आपके ये लिंक्ड फॉर्म्स जो आपको लिस्ट नजर आ रहे हैं, ये सब भी होते हैं. अगर ये साथ में नहीं जाएगा तो फॉर्म बेसिकली एडमिट ही नहीं किया जाएगा पोर्टल पर. तो EMOA, that is INC 33, E Articles of Association, that is INC 34, and a very famous form, that is Agile Pro, which provides for application for registration of goods and service tax, GST जिसको आप बोलते हैं, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी रजिस्ट्री आपकी हो जाती है इसी फॉर्म से. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास भी रजिस्ट्री हो जाती है इसी फॉर्म से. और उसके अलावा आप प्रोफेशनल टैक्स, अगर महाराष्ट्र में है आपकी कंपनी, तो प्रोफेशनल टैक्स भी आपका इसी फॉर्म के थ्रू हो जाता है. इनफैक्ट बैंक अकाउंट भी इसी फॉर्म के थ्रू ओपन कर सकते हैं. दैट इज वाई वी से इट एजाइल प्रो. तो विच आर द लिंक्ड फॉर्म्स या विच फॉर्म्स आर फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन, अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये लिस्ट बहुत क्लियर नजर आ रहा है मुझे. तो दैट इज स्पाइस प्लस, EMOA, EAOA, INC 35 and INC 9. So what is this INC 9? It's a declaration from subscribers and directors कि आपकी जो कंपनी सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, इन लोग कन्विक्टेड तो नहीं हुए हैं कोई भी ऑफेंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 5 years, या एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किया गया है आरओसी के पास, वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन उसमें रिफ्लेक्ट हुई हो. तो INC 9 भी इसके संग जाता है. INC 8 बोलकर एक फॉर्म था जो आपके टेक्स्ट बुक्स, मार्केट टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता, वो पहले जाता था. अब INC 8 के जो भी इंफॉर्मेशन है वो INC 32 के अंदर ही वो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तो INC 8 अलग से नहीं जाता है. तो अगर कोई पूछे विच फॉर्म्स आर गिवन, यही सिर्फ फॉर्म्स हैं. मार्केट टेक्स्ट बुक्स में एक और बात लिखी है, DIR 12, ये सब भी अलग से नहीं जाता है. स्पाइस प्लस के अंदर आपके वो डायरेक्टर्स के डिटेल्स, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स उसी के अंदर इंटीग्रेटेड हैं. तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग विद स्टूडेंट्स आर स्टडिंग कि DIR 12, DIR 2 भी जाएगा इनकॉर्पोरेशन में. वो प्रैक्टिकली नहीं है. किसी के भी अंकल या पापा CS हैं तो उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं. अगर आपको टीचर्स की बात पर यकीन नहीं हो रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क देम. तो DIR 12, DIR 2 ये सब यहां पर नहीं भरना है. अगर फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन बोला जाए तो यही फॉर्म्स हैं. तो ये फॉर्म्स जो आप देख रहे हैं वो इसी सीक्वेंस में अपलोड किए जाते हैं. और DSC क्लास 3 आजकल यूज होता है. पहले DSC क्लास 2, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के कई क्लासेस होते हैं, तो अब DSC क्लास 3 यूज होता है. एंड CRC इन फॉर्म्स को प्रोसेस करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, और इन फॉर्म्स को प्रोसेस करने के बाद एक कंसोलिडेटेड चालान जनरेट होता है. तो फॉर्म्स इस सीक्वेंस में अपलोड होंगे और फिर कंसोलिडेटेड चालान जनरेट होता है, और चालान का जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपको फाइनली यू विल गेट योर व्हाट सिन नंबर, द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है. सर चालान में जो फीस लिया जाता है वो क्या क्या चीज के लिए है? फॉर्म फीस, MOA का फीस, AOA का फीस, पैन नंबर, टैन नंबर भी इन्हीं फॉर्म से मिल जाता है. यानी कि स्पाइस प्लस फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, आप यहां पर देखोगे एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये, क्योंकि इसमें अराउंड 10 सर्विसेज ऑफर किया जा रहा है. सर 10 सर्विसेज कहां आ गए? ये पैन नंबर, टैन नंबर, GST, प्रोविडेंट फंड, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, बैंक अकाउंट ओपनिंग, नेम अवेलेबिलिटी भी स्पाइस प्लस फॉर्म से होता है. इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस फॉर्म से होता है. यहां तक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर
3 डायरेक्टर्स के दिन नंबर भी इसी फॉर्म के थ्रू मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हो अराउंड 10 सर्विसेज हैं, और ये जो 10 सर्विसेज हैं इसमें आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होगा। मिनिस्ट्री जीएसटी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विंग के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये हमने डिटेलिंग में की थी क्लास में। तो आप देख रहे हो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, नेम अवेलेबिलिटी एंड इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि नेम अवेलेबिलिटी के लिए पुराने जमाने में एक फॉर्म होता था, रन मैकेनिज्म सर्विस फैसिलिटी, वो अब यूज नहीं होता है। व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी फॉर नेम अवेलेबिलिटी, देन यू अर्लियर यू हैड 2 ऑप्शंस, रन या स्पाइस प्लस। पर अब आप सिर्फ अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी, तो नेम अवेलेबिलिटी स्पाइस प्लस मैकेनिज्म से ही आप चुन सकते हैं। और जब भी नाम आप सबमिट करते हैं, बिकॉज एक चीज मैं बता दूं आपको, इस फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चंस कैसा आएगा, एक तो मैंने क्वेश्चन अभी क्लियर किया, फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। नाउ स्पाइस प्लस हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए नेम अवेलेबिलिटी के लिए, एंड पार्ट बी ऑफर्स अदर सर्विसेज लाइक इनकॉर्पोरेशन, डिन ऑफ 3 डायरेक्टर्स, पैन, टैन, ऑल दीज थिंग्स। अब आप बोलोगे मेरे कंपनी पर तो जीएसटी लागू ही नहीं हो रहा है, तो मुझे भी क्या यहाँ पर जीएसटी के लिए डिटेल्स अपने भरने पड़ेंगे? डिटेल्स भरने पड़ेंगे। ईएसआई कुछ स्टेट्स में 20 लोगों से ज्यादा पर लागू होता है, कहीं 10 से ज्यादा पर लागू होता है किसी स्टेट में, तो भी आपको ईएसआई की डिटेल्स देने पड़ेंगे। डिटेल्स फिल करना जरूरी है। बैंक अकाउंट में, सर जिस बैंक में मेरे अकाउंट खोलने बोला जा रहा है मुझे वो पसंद ही नहीं हो बैंक, एक बार भर दो, बाद में जब वो बैंक वाला तुमको कॉल करता है तो उसको मना कर देना, आप क्या मुझे अकाउंट नहीं खोलना, आप अपने प्रेफर्ड बैंक में खोल देना, पर इंफॉर्मेशन तुम्हें सबमिट करने पड़ेंगे। तो इट हैज 2 पार्ट्स। तो याद रखना, जैसे ही तुम्हें नेम अवेलेबिलिटी मिल जाता है, पार्ट ए में तुम चाहो तो पहले नाम रिजर्व कर लो, और फिर पार्ट बी तुम 20 दिन के अंदर, जैसे ही तुम्हारा नेम अप्रूव हो जाएगा, 20 दिन के अंदर तुम्हें पार्ट बी सबमिट कर देना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और तुम चाहो तो एट वन गो सबमिट कर सकते हो पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो व्हाई इट इज नोन एज अ सीमलेस इंटीग्रेटेड फॉर्म। यही कारण है कि तुम पार्ट ए आज फिल करके छोड़ दिए हो, तुम 5 दिन बाद भी जब वापस पार्ट बी भरने जाओगे तो तुमको पार्ट ए के इंफॉर्मेशन वापस नहीं भरने पड़ेंगे। सीमलेस इंटीग्रेटेड फॉर्म है, वेब बेस्ड फॉर्म है। तो यहां पर आप देखोगे सबमिट पार्ट बी आफ्टर विद इन 20 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम। नेम अप्रूवल जो भी होता है उसके 20 दिन के अंदर सारे डिटेल्स भर देना। सही 20 दिन ही है ना? नहीं, इसमें चेंज आ गया था जनवरी 2021 में। तो जो लोग सीए का एग्जाम मई 21 में दे रहे थे उस साल, उनको मैंने ये नॉलेज के लिए बोला था पढ़ लो, पर मई 21 के लिए एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था। सीएस वालों के लिए इवन जनवरी के अमेंडमेंट्स भी उन लोग को उस साल जून 21 में जिनके एग्जाम्स थे उनको बोला गया था पढ़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स नवंबर दिसंबर एंड 22 21 नवंबर दिसंबर उनको तो ये पढ़ना ही है। कि नॉर्मली था कि विद इन 20 डेज यू हैव टू सबमिट पार्ट बी, पर अमेंडमेंट आ गया जनवरी 2021 में, और ये रिजर्व्ड नेम जो आपके लिए रिजर्व किया है इसकी वैलिडिटी अब अप टू 60 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बढ़ाई जा सकती है। यानी नेक्स्ट 60 डेज नहीं हुआ है, 20 डेज तो वैलिडिटी था ही, नेक्स्ट 40 हुआ है, और वैसे मैं काउंट करूं तो अप टू 60 डेज तक वैलिड हो सकता है कुछ एडिशनल फीस देने से। तो कंपनी कैन सबमिट बोथ पार्ट्स एट वन गो। इफ अ कंपनी डिसाइड्स to submit both parts at one go, तो आप only one name can be proposed in part A. If a company decides to submit both parts separately, then 2 names can be proposed, and it gets the chance to resubmit 2 times the proposed name if the proposed names are rejected. तो name availability के लिए ना कुछ अलग rules होते हैं, रूल 8A, 8B, रूल 8C। नाम नंबर याद नहीं करना अभी आपको, तो उसमें नेम अवेलेबिलिटी के नियम कानून कुछ अलग है, हमने वर्कशॉप में दिखाया भी था आपको। पर यहां पर क्या बोला जा रहा है, वर्कशॉप एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं था, वो आर्टिकलशिप और के लिए इंपॉर्टेंट था। If a company decides to submit both parts at one go, तो only one name can be proposed। अब तुम बोलोगे मेरा रिजेक्ट हो गया तो फिर से रीसबमिट कर देना वो एक नाम, अगर तुम एक ही गो में उसी दिन फाइल करने का सोचे हो। प्रैक्टिकली कंपनीज एक गो में नहीं करती है, वो एक दिन नेम रिजर्व करती है और फिर कुछ दिन बाद विद इन द 20 डेज पीरियड, और आजकल 20 डेज को आप 60 डेज तक आगे बढ़ा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। सर मेमोरेंडम का मेमोरेंडम आपने बोला था, पर कभी कभी पीडीएफ अटैच करना पड़ता है। अगर ये कुछ 3 केसेस मैंने लिखे हैं जहां पर आपको पीडीएफ अटैच करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ द ई मेमोरेंडम। ओके, नाउ हियर इसी में मैंने देखा था इनकॉर्पोरेशन के पीपीटी में, यस व्हाट इज दैट अमेंडमेंट जो हमें जानना चाहिए। नवंबर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल था, सीएस वालों को इवन फॉर जून एग्जाम दे वर सपोज टू नो दिस, पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट है ये। कि इनकॉर्पोरेशन हम लोग बोले थे 20 डेज तक रिजर्व रहता है नाम, उसके अंदर आप अपना पार्ट भी जमा दे दीजिए। अब ये 40 डेज तक हो सकता है, यानी कि एडिशनल 20 डेज
अगर आप 1000 रुपया दे दे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, अगर तुम्हें लग रहा है 18वें दिन पर ही कि मेरा तो अभी नहीं हो पाएगा फॉर्म फाइलिंग बाकी पार्ट बी, तो तुम और 20 डेज के लिए एक्सटेंड करवा लो 1000 रुपए के लिए देकर, फिर तुम और 1000 रुपया देकर और 2000 देकर 40 डेज 38 डे पर यानी 40 दिन खत्म होने के बाद तुमको लग रहा अभी भी मेरा नहीं हो पाएगा, और 20 डेज मिल जाएंगे तुमको 2000 देने से, यानी कि इनडायरेक्टली 60 डेज तक हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। यानी कि तुमने पहले 20 दिन खत्म होने पर 20 दिन एक्सटेंड करवाया, फिर तुमने 40 दिन खत्म होने पर और 20 दिन करवाया, 3000 लग गए टोटल। और ये देखो ये क्या है, अगर तुमको पहले 20 दिन में यानी 18वें दिन में लग रहा कि भाई लंबा टाइम लगेगा मेरे को पार्ट बी भरने में, तुम सीधा एक बार में 60 डेज तक का अप्रूवल करा सकते हो, अप टू 60 डेज। आई डिड नॉट से एडिशनल 60 डेज, इस बार 3000 देना पड़ेगा। तो मैं एक बार हट जाता हूं, आप फोटो खींच लीजिए अगर आपके पास नहीं है ये चीज। यू कैन टेक अ फोटो, पॉज करके यूट्यूब पर पॉज कर लीजिए, और यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम माई वेबसाइट, ऑल पीपीटीज आर अपलोडेड देयर। श्योर एवरीवन, पक्का? सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में हमने देखा, और इसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में एक दो चीज मैं और बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, दैट इज कि कुछ कुछ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है इनकॉर्पोरेशन के समय, वहां आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती है कुछ कंपनीज में। आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर चेंज। आपके जहां भी सेक्शन 7 दिया हुआ था वहीं पर हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ता है अगर कंपनी की नॉमिनल कैपिटल अप टू 15 लाख है, या कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स, गारंटी कंपनी हो सकती है, मोर देन 20 मेंबर्स ना हो रहे हो। इन दोनों केस में आपको क्या नहीं लगेगा, यू डोंट हैव टू पे दी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन। और सर गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर कोई कंपनी बना ही ले, झूठा इंफॉर्मेशन देकर, तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, फाउंडेशन लेवल पे भी आता था, दैट सेक्शन 7 के सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर कोई कंपनी बना ले और एनसीएलटी को पता चले ये चीज कोई अप्लाई कर दे, तो क्या क्या ऑर्डर्स एनसीएलटी पास कर सकता है आपके लिए। यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर्स, वो एक ऑर्डर पास करेगा फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट, चेंजेस लाएगा आपके मेमोरेंडम में एंड आर्टिकल्स में, इन पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, वो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में चेंजेस लेके आएगा, दैट इज सी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को वो अनलिमिटेड घोषित कर देगा, ओके। रिमूव कर देगा नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एंड इट कैन ऑल्सो पास ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर भी पास कर सकता है, एंड सच अदर ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट, यानी अदर ऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी पास्ड। बट बिफोर पासिंग दीज ऑर्डर्स वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड ये देखेगा कि थर्ड पार्टी के कोई राइट्स अगर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल, थर्ड पार्टी के संग अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अफेक्ट ना हो यहां पर। तो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 7 मोस्ट प्रोबेबली, दैट व्हाट ऑर्डर्स कैन बी पास बाय एनसीएलटी अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ऊपर से अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके प्रमोटर्स एंड पर्संस मेंशन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स पे सेक्शन 447 भी लग जाएगा। तो यू मस्ट रिमेंबर टू कंप्लीट बोथ द एस्पेक्ट्स यहां पर कि कहां रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है और क्या क्या ऑर्डर्स एनसीएलटी कैन पास इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय यूजिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। श्योर एवरीवन, थैंक यू।